हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब स्पेसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is are a subspace of r square over r। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा ये है कि एक वेक्टर स्पेस हमारा आर स्क्वायर ओवर आर और उसके उसमें ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन मान लेते हैं, ये खुद से नाम ले देते हैं W1 इज एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 W2 इज इक्वल टू xy such that product of xy is greater than equal to 0. Third option is W3 is equal to xy such that x by y is equal to 1. And the fourth option is W4 is equal to xy such that x equal to y। ठीक है, तो हमारे पास चार सबसेट्स है। ऑप्शन 1 में एक सबसेट W1 W2 W3 W4 है और चेक करना है कि ये इन दोनों चारों में से कौन सा आर स्क्वायर ओवर आर का सब स्पेस फॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा। पहला ऑप्शन, सबसे पहले सॉल्यूशन बारी बारी से सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है, एक पैराबोला है। ठीक है, तो अगर हम आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो पिछली वीडियोस में हम लोग ने देखा कि आर स्क्वायर ओवर आर का जो सब स्पेस होता है वो या तो जीरो स्पेस हो सकता है, या फिर ऑल द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ये हो सकता है, या फिर वो पूरा का पूरा फुल स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर हो सकता है। मीन्स नॉन ट्रिवियल सब स्पेस का कैटेगरी क्या होगा, बस ओनली द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी में से तो नहीं आता है, इसलिए क्या ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर इसको चाहे तो काउंटर एग्जांपल से भी देख सकते हैं। तो करते क्या है, लेट x1 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, इसका एलिमेंट है x कोऑर्डिनेट क्या है 1, y भी 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक है, अब x2 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4 2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे y, सॉरी y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये भी क्या है x1 और x2 क्या है, दोनों W1 का ही एलिमेंट है, बिलोंगिंग टू W1। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, तो अगर ये सब स्पेस होता तो सबसे पहले क्या इसको क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन होना होता और फिर क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये तो होना ही होता ना। तो अब चेक करते हैं इसका एडिशन x1 प्लस x2 या फिर सब स्पेस टेस्ट जो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू द गिवन स्केलर and x1 x2 belonging to the given vector, a x1 plus b x2 should belong to the given subset। अगर वो क्राइटेरिया सबसे सब स्पेस टेस्ट का क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वो सब स्पेस बनेगा। लेकिन क्या कर रहे हैं कि हम एक एग्जांपल ढूंढ रहे हैं। अब देखो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा 5 एंड 3। अब देखो x हमारा क्या है 5 है ये है, और y क्या है 3 है। तो अब इस इक्वेशन में देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीन्स y स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 9 हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इक्वल टू क्या है 5। तो क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, नहीं है ना, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, नहीं है।
this implies W1 is not a सबस्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, एक्स दोज एक्स वाई पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये भी वही है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये जो पोर्शन जो कवर होगा ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कवर करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, और ये आर स्क्वायर ओवर आर भी नहीं है, जीरो जीरो भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसका काउंटर एग्जांपल देखा जाए तो एक ले लेते हैं ना, x1 इक्वल टू 1 2, प्रोडक्ट ऑफ 1 and 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 and 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर एक x2 ले लेते हैं, -2 -1। अब दोनों का सम करते हैं, क्या होगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू -1 1। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 इंटू +1 इक्वल टू -1। अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं ना, मतलब दो एलिमेंट हम लोगों ने पिक किया, x1 और x2, और दोनों का दो एलिमेंट x1 x2 किसका है, बिलोंगिंग टू W2, बट here clearly here x1 x2 belonging to W2, but x1 plus x2 does not belonging to W2, therefore W2 is not a सबस्पेस किसका, आर स्क्वायर ओवर आर का, तो ये भी नहीं होगा। दोनों तरीके से देख लिए, एक डायरेक्ट रिजल्ट और एक काउंटर एग्जांपल की हेल्प से। थर्ड ऑप्शन को देखने से पहले फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, W4 में क्या है, दोज पेयर ऑफ x एंड y वेयर x इक्वल टू y, मींस क्या, x इक्वल टू y क्या, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यही है ना। तो ये तो सेकंड वाला कैटेगरी में हो जाएगा ना, तो ये सही होगा। ठीक है, और लेकिन अब थर्ड ऑप्शन का अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड शायद दिख रहा होगा सेम फोर्थ जैसा है, W3 जो है W4 ही जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं, ठीक है, x अपॉन y इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y, ऐसे लिख सकते हैं अगर, या फिर x इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज x अपॉन y इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो तभी, डिनोमिनेटर में y तभी लिख सकते हैं जब y नॉन जीरो हो। करते क्या, डायरेक्टली ऐसा थोड़ी ना लिखते हैं, x इक्वल टू y इंप्लाइज कैसे करते हैं, x अगर ये इन्वर्टिबल है तभी तो लिखते हैं ना, अगर y का या कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, अगर उसका एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो ऐसे ही लिखते हैं ना, y इनवर्स। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये y इनवर्स से मल्टीप्लाई कब किए, जब y इनवर्स एग्जिस्ट किया तब ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि y इनवर्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं किया, फॉर एग्जांपल जीरो है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी लिखेंगे x अपॉन 0। ठीक है, तो ये अलग चीज है। तो इस केस में क्या होगा ना कि अगर हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू अगर 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन में क्या बनेगा, 0 अपॉन 0। अब इक्वल टू 1 तो नहीं लिख सकते ना इसको, मतलब 0 0 इस सबसेट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, मींस जीरो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन W3।
ठीक है। अब सब स्पेस होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, पहला कि सबसेट देखो किसका, वेक्टर स्पेस का। उसके बाद क्या होता है कि वो जो सबसेट है वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ओवर द गिवन सेम फील्ड। तो अब क्या, तो ये वेक्टर स्पेस तो तब बनेगा ना, सबसे पहले इसका वेक्टर स्पेस में जीरो एलिमेंट तो होना जरूरी होता है। तो इस केस में जीरो एलिमेंट, दिस इंप्लाइज जीरो जीरो डज नॉट बिलोंगिंग टू W3, hence W3 cannot be a vector subspace। ठीक है। या अगर नॉन जीरो की भी बात करेंगे तो अगर x इक्वल टू, अगर हम लोग जीरो ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू जीरो अपॉन नॉन जीरो इज इक्वल टू वन, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, जीरो जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन which of the following is our subspace of F over R। Here F over R represents the vector space of all रियल फंक्शंस या रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, हमारा वेक्टर स्पेस क्या है, एफ ओवर आर। एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मींस ऑल all the functions over the field of real numbers, that is all the real functions। ठीक है, हमारा वेक्टर स्पेस क्या है, एफ आर। तो पहला ऑप्शन है W1 is equal to F such that FR is continuous। दूसरा है W2 is equal to F such that FR is not continuous। कंटिन्यूअस शॉर्ट में लिख देते हैं। थर्ड W3 equal to F such that FR is bounded। Fourth one is W4 is equal to F such that F over R is not differentiable। Fifth option is W5 is equal to F such that F over R is डिफरेंशिएबल। पहले इन पांचों को करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शंस को देखेंगे। पहला, तो अब पहला में सबसेट क्या कह रहा, वैसे फंक्शन का कलेक्शन करना है जो
सारा का सारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अब एक रियल एनालिसिस में एक रिजल्ट होता है, इफ F1 F2 आर continuous, then their linear combination is also continuous. For example, अगर हमारा sin x continuous है, x भी continuous है, दोनों का सम क्या होता है, ये भी continuous होता है ना। अगर अगर इसकी बात करेंगे 2x प्लस 2 sin x प्लस x, तो ये भी continuous होगा। ठीक है, then if f1 and f2 are continuous, then alpha f1 plus beta f2 is also continuous। ठीक है, तो अब देखो क्या है ना कि बात वही हो गई फिर से। F1 F2 क्या किए, दो एलिमेंट किसका पिक किया, W1 का, और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिए। ठीक है, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा F1 प्लस बीटा F2, और पता ही है फ्रॉम बेसिक रियल एनालिसिस अल्फा F1 प्लस बीटा F2 इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, वैसे फंक्शन का कलेक्शन करना है एफ आर से जो कि डिसकंटिन्यूअस हो, मीन्स एक भी वैसा फंक्शन जो W2 में एक भी वैसा फंक्शन नहीं होना चाहिए जो कि कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर F1 इज इक्वल टू 1 for x is greater than equal to 0, -1 for x is less than 0। ठीक है, और दूसरा क्या लेते हैं, F2 इज इक्वल टू -1 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 फॉर x इज लेस देन 0। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस क्या है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब दोनों फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब क्या हो रहा है कि F1 और F2 किसका एलिमेंट है, W2 का ही एलिमेंट है। अब चेक करो दोनों का सम का, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। दोनों ही केसेस में क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों का ये वाला केस का एडिशन इस पार्ट से ऐड होगा, और ये वाला केस का जो रिजल्ट है इससे ऐड होगा। तो क्या होगा, F1 प्लस F2 इस केस में 0 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर दूसरे केस में भी 0 इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो मतलब क्या कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या किया कि दो एलिमेंट्स F1 F2 जो कि कंटिन्यूअस है, दोनों को हम लोग पिक किए, और दोनों क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस मींस नॉट कंटिन्यूअस। अब दोनों का सम किया तो क्या आया, 0। 0 क्या होता है, कंटिन्यूअस इन ऑल रियल एक्सिस। तो क्या मिला, अब F1 प्लस F2 किसका एलिमेंट है, इसका तो एलिमेंट नहीं है ना। F1 F2 क्या W2 का एलिमेंट है, बट F1 प्लस F2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ W2, therefore F1 F2 belonging to W2, but F1 plus F2 does not belong to W2। तो यहां से ये भी सब स्पेस टेस्ट फेल हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि वैसा फंक्शन का कलेक्शन जो कि बाउंडेड हो। बाउंडेड कहने का मतलब मान लेते हैं ना कि अगर F1 और F2 बिलोंगिंग टू W3 है ना, तो बाउंडेड कहने का मतलब कि मॉडुलस ऑफ, अगर F1 बाउंडेड है तो मॉडुलस ऑफ F1 इज लेस देन इक्वल टू K1 वेयर K1 इज अ कांस्टेंट, और फिर F2 भी क्या है, बाउंडेड है, तो इस केस में भी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ F2 इज लेस देन इक्वल टू K2। ठीक है, अब दो F1 और F2 का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, मींस क्या, सब स्पेस टेस्ट को चेक करना है हम लोग को। तो फॉर
अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर, फील्ड का एलिमेंट अल्फा F1 प्लस, अगर इसका अगर सॉरी मॉडुलस ऑफ अल्फा F1 प्लस बीटा F2 विच इज लेस देन इक्वल टू, ये एक इनइक्वलिटी का रिजल्ट होता है ना, अल्फा F1 प्लस मॉडुलस ऑफ बीटा F2 is less than equal to modulus of alpha modulus of F1 plus modulus of beta to modulus of F2. अब modulus of F1 is less than equal to K1 and modulus of F2 is less than equal to K2, तो ऐसे लिख सकते हैं modulus of alpha K1 plus बीटा बीटा मॉडुलस ऑफ K2। अब देखो K1 K2 क्या है, एक रियल नंबर ही है ना, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, अगर F1 बाउंडेड है मींस क्या, मॉडुलस ऑफ F1 शुड बी लेस देन इक्वल टू K1 वेयर K1 इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अब वही चीज F2 के साथ में, अब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग लिए तो ये क्या हो गया, विच इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा K1 प्लस मॉडुलस ऑफ बीटा K2। अब देखो अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि ये हम लोग सपोज किया ना, क्योंकि फील्ड हमारा रियल नंबर है, K1 भी रियल नंबर है, बीटा भी रियल नंबर है, K2 भी रियल नंबर है, तो इस केस में जो ये जो कंप्लीट वैल्यू जो आएगा ये भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, डेल्टा मान लेते हैं से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, F1 F2 जो है दो बाउंडेड फंक्शन है, और दो अब उसके बाद क्या किया, दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको भी प्रूव कर दिया क्या कि वो भी बाउंडेड है, तो हेंस सब स्पेस टेस्ट इज क्वालिफाइड, देयरफॉर W3 इज a subspace, therefore subspace test is qualified, hence W3 is a subspace, तो ये करेक्ट हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है W4 का भी जो है ना डिस्कार्ड करने के लिए W2 जैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल। अब मान लेते हैं कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हम लोग क्या लिए थे, 1 -1 और मतलब डिसकंटिन्यूटी एट जीरो वाला फंक्शन लिए थे, ठीक है। तो अब वो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है तो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल भी तो होगा, तो अगर वो नॉट डिफरेंशिएबल है तो फिर वही वाला एग्जांपल इसमें भी। Fourth one, let F1 F2 belonging to W4 such that F1 is equal to 1 if x is greater than equal to 0, -1 if x is less than 0, और F2 क्या, -1 if x is greater than equal to 0, 1 if x is less than 0, ठीक है। अब देखो जीरो पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब क्या जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक रिजल्ट पता है ना, वो अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट इम्प्लाइज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, तो वही वाला रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए। तो अब देखो F1 प्लस F2 क्या हो गया, जीरो, और जीरो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और इसको दूसरा एग्जांपल चाहिए होगा तो फिर यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लो, अल्फा 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 अल्फा, ये भी चलेगा। इसकी जगह पे जीरो ना लिख करके अगर हम अल्फा लिख दिए, अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर, तो क्या होगा, अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो तो डिफरेंशिएबल होता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबस्पेस टेस्ट फेल्स, तो इसलिए फोर्थ करेक्ट नहीं होगा।
फिर से वही F1 और F2 अगर दो फंक्शन क्या कि डिफरेंशिएबल है तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इज अगेन ए डिफरेंशिएबल सिंस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू differentiable function is differentiable, therefore for all f1 f2 belonging to w4 alpha f1 plus beta f2 belonging to w4 where alpha beta belonging to r, therefore w5 is a सबस्पेस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। छः हो गया, 7 हो गया, 8 9 W6 W7 W8 W9। अब इसमें पहला में क्या है ना कि W6 such that F is periodic। दूसरा F is monotonically increasing और F is monotonically decreasing। फिलहाल इतना ही है। सॉल्यूशन। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जो एक फिक्स पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर के बाद वो रिपीट करता है। मींस फॉर अगर f पीरियोडिक फंक्शन है तो f x प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर अल्फा बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कोई भी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसा होता है ना इसका ग्राफ। ठीक है, तो अब 0 पे इसका वैल्यू 0 हो गया, ये हो गया पाई बाई 2 पे, ये पाई पे। ठीक है, और फिर ये हो गया क्या पाई प्लस पाई बाई 2 और फिर 2 पाई हो गया ना। तो इसका जो पीरियड है ना क्या होता है 2 पाई हो गया। x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। और अगर एक फंक्शन ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मींस क्या होता है x माइनस फ्लोर फंक्शन ऑफ x मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल x 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1 क्या होगा 2 हो जाएगा ना। तो इसका जो पीरियड होता है ना वो क्या होगा 1 होता है। कैसे देखते हैं, x प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वन, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन माइनस x माइनस वन, वन वन कैंसिल हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे कि अगर 2.1 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 0.1 होगा ना। 0.01 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.01। ठीक है, तो इसी से ही देख सकते हैं ना इसका फॉर्मूला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा x है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 ये कितना होगा, 0.1, और फिर x मीन्स क्या, 2.1 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x मीन्स 2.1 इक्वल टू 2.1 माइनस 2.0 इक्वल टू 0.1, आ गया ना बराबर। तो साइन, हमारे पास साइन x का पीरियड क्या है, 2 पाई है, जो कि एक क्या है, इरेशनल नंबर है। मान लेते हैं कि पीरियड लेट, इसका नाम दे देते हैं f1 और इसका नाम दे देते हैं f2, और फिर periods of f1 and f2 are p1 and p2 respectively। ऐसा है तो फिर क्या होगा, p1 हमारे पास 2 पाई है और p2 क्या है, 1 है। अब देखो एक और रिजल्ट होता है, रिजल्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, रिजल्ट इस केस में क्या होगा, periods, सॉरी पीरियड, periods of f1 and f1 is equal to, sorry, f1 plus f2 is equal to LCM of p1 और p2, जहां p1 और p2 क्या है, periods of f1 और पीरियड एंड f2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है f1 और f2, दोनों का क्या है, पीरियड्स क्या है, एक का क्या है पीरियड p1 और दूसरे का पीरियड p2 है। तो अगर दोनों का अगर सम फाइंड करेंगे, एक दूसरा फंक्शन बनेगा ना f1 प्लस f2, तो f1 प्लस f2 का जो पीरियड होगा वो LCM ऑफ पीरियड ऑफ f1 एंड पीरियड ऑफ f2। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या होगा, साइन f1 हमारा फंक्शन क्या है, साइन x, और f2 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो f1 प्लस f2 हमारा क्या हो जाएगा, साइन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब देखो अगर हम f1 प्लस f2 का अगर पीरियड फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या, अगर अगर पीरियोडिक फंक्शन होगा तो पीरियड होगा ही होगा, अगर पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा तो पीरियड नहीं होगा। तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका कुछ पीरियड एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ f1 प्लस f2 इक्वल टू LCM ऑफ 2 पाई एंड 1। और एक रिजल्ट हम ये भी जानते हैं बेसिक में कि कोई एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का पीरियड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है, तो अब दो हम लोगों ने फंक्शन लिया साइन एक्स और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब दोनों का पीरियड, दोनों का सम करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है उसका पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब क्या हो रहा है कि f1 प्लस f2 पीरियोडिक होगा ही नहीं। जब पीरियोडिक नहीं हुआ तो क्या हो गया, सब स्पेस टेस्ट फेल हो गया ना, नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो क्लियरली
ये एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं ना, हेंस वी कैन से दैट sum of two periodic functions may not be a periodic function. Therefore कह सकते हैं क्या, W6 is not a subspace. ये नहीं होगा. मतलब दो फंक्शन हमारा अगर पीरियोडिक है f1 और f2, तो दोनों का सम पीरियोडिक हो भी सकता है, पीरियोडिक नहीं भी हो सकता है. अगर ये चेक करना हो, ये तो फॉर नॉट पीरियोडिक का एक एग्जांपल ले लिए. अगर ये बताना हो कि नहीं यहाँ पीरियोडिक हो भी सकता है, तो ठीक है भाई, एक f1 इक्वल टू साइन एक्स ले लो, f2 भी वही ले लो. क्या हो गया, f1 प्लस f2 क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा. 2 साइन एक्स तो पीरियोडिक है. दूसरा ले लो, cos x ले लो. ठीक, तो उस केस में एग्जिस्ट कर ही जाएगा उसका पीरियड. तो ये अब 7, अब W7 में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग फंक्शंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा. एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब मान लेते हैं ना कि f1 इक्वल टू एक्स ले लिए. ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, और एक स्केलर ले लेते हैं, अल्फा इक्वल टू -1 बिलोंगिंग टू आर. अब इस -1 को f1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा f1 इक्वल टू -x. अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये अल्फा f1 क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया ना. तो नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये नहीं होगा. वैसे ही अगर ये वाला नहीं हुआ, f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला, तो डिक्रीजिंग में नहीं होगा. इसी का एक दूसरा एग्जांपल f1 इक्वल टू -x ले लेते हैं. अब देखो ये क्या है, -x मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. अब अल्फा टाइम्स f1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू -x इक्वल टू x. हम लोग लेके क्या चले, f1 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. तो क्या हुआ, f1 इसका सेट है, ठीक है, लेकिन अल्फा टाइम्स f1 इसका सेट नहीं है. मतलब f1 बिलोंगिंग टू W8 बट अल्फा f1 does not belonging to W8. Therefore W8 is not a subspace. ठीक है.